नमस्कार दोस्तों। कैटेगरीड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित का अध्याय 10 घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों को हल करना। देखिए, घातांक और घात क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ये व्यवहार में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। उन संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए और एक दूसरी संख्याओं से तुलना करने के लिए और उन संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती है उनको सरल तरीके से करने के लिए हमें घातांकों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि ऐसी संख्याओं को हम आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और उनकी तुलना कर सकें। जैसे 1.8 भार वाली पानी की एक बूंद में आप देख रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है ना, कठिनाई महसूस होती है। लेकिन जब इसी को हम छोटे रूप में ले जाते हैं, यानी घातांक के रूप में ले जाते हैं, तो इसे पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया इसको हमने लिखा है, तो यहाँ पर यदि हम इसको लिखते हैं 1.023 गुणा 10 की घातांक, है ना, कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 16 17 18 19 20 30 यानी 10 की घातांक की 9। ठीक है। तो अब इस संख्या को पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं कि 15,625 इसके अभाज्य गुणनखंड हमने की है, 4 से लिखी है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है 6 बार आया है, बार आया है, 6 बार आया है। तो इसे हमने लिखा है 5 की घात। ठीक है ना। अब ये घात का जो अंक है 6, इसे हम कहते हैं घातांक। बोलेंगे उसको घातांक। घात का जो अंक होता है ये घातांक। ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 5 की घात 6। क्या पढ़ते हैं? 5 की घात 6। इसमें 5 क्या हो गया है? 5 हो गया है आधार और 6 क्या हो गया है? घातांक। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे, तो घातांक से संबंधित जो नियम है वो भी हम पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हम प्रश्नों के साथ में ही उनके घातांक के नियमों को पढ़ें, समझें और प्रश्नों को आसानी से हल करें। प्रश्नों को पढ़ करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ऋण 1 -1 की घात। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आधार ऋणात्मक है ना, आधार कैसा है? ऋणात्मक है और घात कैसी है? सम संख्या में है। जानते हैं कि 16 क्या है? सम संख्या है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो ऋण वाला चिन्ह है ना, इसका गुणा करते हैं। ठीक है। और एक का गुणा हम 16 बार करते हैं, एक गुणा एक गुणा एक गुणा 16 लिख कर करते हैं, तो गुणनफल एक ही आता है। इसलिए विकल्प क्या आएगा? विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बी के सामने जो घेरा है अब क्या करेंगे? अब कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई +1। अब +1 लिखें या केवल 1 लिखें, ठीक है ना। तो जब भी घातांक ध्यान रखना है, सम संख्या हो और आधार धनात्मक हो, उसका जो मान आएगा वो धनात्मक हो, है ना। अगला प्रश्न है 1 की घात 0 धन 2 की घात धन 3 की घात 0
कोष्टक बंद और इन सब की घातांक। अब इसका मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि संख्या कोई सी भी हो, यदि उसके घातांक शून्य है तो उसका मान हमेशा एक होगा, इसका मान एक होगा। संख्या कोई भी हो, 100 के घातांक शून्य है तब भी मान एक होगा, 4 के घातांक शून्य है तब भी मान एक होगा, 1 के घातांक शून्य है तब भी मान एक होगा। तो यहां पर 1 के घातांक शून्य है, इसका मान हो गया 1, धन 2 की घात शून्य है, इसका मान भी हो गया 1, धन 3 की घात शून्य है, इसका मान भी हो गया। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 1, 2 और 3। अब यहाँ क्या हो गया, 3 की घातांक शून्य, इसका मतलब 1, ठीक है ना। तो घातांक से यदि शून्य है इसका मान हमेशा 1 होगा। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बी, ठीक है ना। और बी के सामने जो घेरा है इसे आप देंगे। प्रश्न क्रमांक 3, ऋण 3 कोष्टक घात 2 ऋण, ठीक है। देखिए 2 ऋण 6 यानी 2 में से हम 6 घटाते हैं, कितना आता है, ऋण 4। ऋण 3 की घातांक कितनी हो जाती है, ऋण 4 हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां देखना है, विकल्प देखना है। हम देख रहे हैं कि विकल्प में आपको यहां पर मान दिया हुआ है, तो जब घातांक है ना ऋणात्मक हो, घातांक कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो इसका जो आधार होता है इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ऋण 1/1 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाता है 1/ऋण 3, ठीक है ना। और इसकी घातांक हो गई 4, है ना। जब भी घातांक को, ऋणात्मक घातांक को हमें धनात्मक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, आधार का हम कर देते हैं उलट गुणित यानी गुणन प्रतिलोम। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहां पर हम लिख देते हैं बी 1/3 की घात 4, ठीक है ना। और बी के सामने जो घेरा है तो आप कम कर देंगे, बढ़ देंगे। अगला प्रश्न आता है, ऋण 3/8 और इसकी घातांक है ऋण, ठीक है ना, निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि घातांक जो है हमारा है ऋण 5 है, ऋणात्मक घातांक है। अब जब घातांक ऋणात्मक है और इसे हमें करना है कैसा, ऋणात्मक करना है, तो ये जो इसका आधार है इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम, यानी ऋण 3/8 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 8/ऋण 3, ठीक है ना। और इसकी घात हो जाती है 5, ठीक है। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ आ रही है, अब ऐसी कंडीशन आ रही है विकल्प डी में, ऑप्शन डी है, ऐसी कंडीशन आ रही है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ ऋण 8 लिखा हुआ है और यहाँ ऋण 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अंश या हर दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक संख्या है तो वह जो परिमेय संख्या है ना, वह हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या ही मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर विकल्प जो डी है वह हमारा सही उत्तर आएगा। हाँ, तो ऋण 8/3 की घात 5, और डी के सामने जो घेरा है इस घेरे को आप ए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 3.02 गुणा 10 घात का सामान्य रूप क्या हो। ये घातांकी रूप है, हमें सामान्य रूप करना है, इसे हम वैज्ञानिक संकेतन रूप भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या होगा, जब घात ऋणात्मक है, ध्यान दीजिएगा, जब घात ऋणात्मक है तो क्या होगा कि दशमलव हमेशा बाईं ओर जाता है, दशमलव कहां जाएगा, बाईं ओर जाएगा, और जितनी घात है उतने अंक छोड़ करके वो दशमलव, ठीक है। यहाँ 5 घातांक है, यानी यहां पर हम देखेंगे एक अंक है, इसके बाद में अंक नहीं है, उसकी पूर्ति हम शून्य से करते हैं। तो यहां पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दशमलव कहाँ है, 3 के बाद में है, तो यहां से 5 अंक छोड़ता है। पहला अंक क्या हो गया, 3, अब अंक नहीं है तो हम 0 लगा दिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 अंक छोड़ने के बाद में आ गया है, और दशमलव के पहले यानी दशमलव के बाईं ओर हमेशा शून्य आता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा सामान्य, जाएगा सामान्य, है ना? यानी 0.00000003 इस प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। और अब विकल्प सी के सामने जो घेरा है ये सब फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए 4 की घात 3, ठीक है ना। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने देखा कि जब भी हम मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले क्या होगा कि इसकी जो घात है ना, यदि ऋणात्मक है तो इसे हम क्या करेंगे, धनात्मक घात के रूप में बदल देंगे। और जब घात ऋणात्मक है और उसे हमें धनात्मक बदलना है तो उसके आधार का हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम। ये 4/1 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4 और इसकी घातांक अब क्या हो गई 3, ऋण 3 नहीं होगी, अब क्या होगी 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके आधार का हमने गुणन प्रतिलोम कर, ठीक है ना। अब 1/4 की घात 3 है, इसका अर्थ ये हुआ 1/4 को हम 3 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 1/4 गुणा 1/4 1 और इनका हम गुणा कर देते हैं, 1 कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में करते हैं 16 और 16 गुणा 4 में करते हैं तो ये इसका मान हो जाएगा 1/। इसी प्रकार से जो पार्ट बी है इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/3, ठीक है ना, इसकी घातांक हो रही है, अब घातांक ऋणात्मक है इसे हम बदलना धनात्मक में, तो जो इसका आधार है 1/3, है ना, इसका हम कर देते हैं गुणन प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा 3/1 हो जाएगा 3/1, यानी बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 3 की घात 4 हो जाएगी। अब 3 की घातांक 4 हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को हम 4 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 4 घातांक है तो आधार को हम 4 बार लिखते हैं और इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा किया 3 में 9 आता है, 9 का गुणा 3 में करने पर 27 आता है और 27 का गुणा 3 में करने पर 81 आता है, ये इसका मान हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। क्या करना है, सरल करना है और घातांक को धनात्मक रूप में लिखना, धनात्मक घातांक रूप में लिखना है। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रश्न दिया है ऋण 2 की घात 7 गुणा ऋण 2 घात ऋण 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के आधार समान हैं और इनके बीच में गुणा की क्रिया, तो घात का एक नियम यहाँ पर लागू होता है घातांक का। वो क्या नियम है कि जब आधार समान होते हैं और उनके बीच में गुणा की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, समझ रहे ना। जब आधार समान होते हैं और उनके बीच में गुणा की क्रिया होती है तो उनके आधार समान है, गुणा की क्रिया है, तो घातांक के आपस में क्लियर। तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से जब आधार समान होते हैं, मैंने लिखा आधार वही का वही और घातांक के आपस में जुड़ जाती है क्योंकि गुणा की क्रिया हो रही है, 7 धन कितना ऋण 10, ये जुड़ गई है। अब इसको हम लिखेंगे ऋण 2, हाँ अब 7 धन और इनका गुणा करते हैं तो ऋण आता है, आ गया 7 ऋण 10। अब क्या करेंगे, 7 में से 10 को घटाते हैं, हाँ कितना आएगा ऋण 3, बड़ी संख्या में से 3 घटाया 3 लगा दिया हमने क्या वाला, तो घात कितना आ गया ऋण 3। अब क्या कहा गया है कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है ना, तो यहां पर घातांक कैसी है, धनात्मक है, तो क्या करेंगे इसे हम बदलना है धनात्मक घातांक के रूप में, तो आधार का हम कर लेते हैं गुणन प्रतिलोम, क्या कर लेंगे गुणन प्रतिलोम,
यानी ऋण 2/1 है, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2 और इस प्रकार से कोष्टक लगा देंगे और इसकी घात लिख देंगे हम, है ना, इसका। अब बी वाला इसका पार्ट है, सॉल्व करेंगे। 5 की घातांक 3 भागित 5 की घातांक 8। अब देखिए यहां पर भी घातांक का नियम लागू होगा, है ना, यहां पर भी घातांक नियम लागू हुआ था। यहां क्या था कि जो आधार समान थे, गुणा क्रिया थी, घातांक के जुड़ जाए। अब यहां पर दोनों के जो आधार समान है ना, और भाग की क्रिया है, भाग की क्रिया में नियम अलग होता है। नियम क्या है देखिए, जब आधार समान हो, है ना, और उनके बीच में भाग की क्रिया हो, तो घातांक के आपस में घट जाती, क्या जाएगी, घट जाएगी। अब यहां क्या हो जाएगा, 5 की घातांक 3 घटेगा, मतलब ऋण का चिन्ह लगाना है, 7, 3 ऋण 7, ठीक है ना। अब 5 की घातांक 3 में से हम 7 घटाते हैं, तो बचा कितना, ऋण 4, ऋण 4, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी और चिन्ह किसका लगाया हमने, बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आधार का हम करेंगे गुणन, जिसका बटा कुछ नहीं होता है और 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर है 5/1। अब 5/1 का हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, तो क्या जाएगा, 1/5 जाएगा, 1/5 और इस प्रकार से हम लगा देंगे कोष्टक और इसकी घात क्या हो जाएगी, 4, है ना। ऋण 4 नहीं होगी, अब क्या होगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 8, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसे क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त कर। देखिए अब इसका संख्या हमें दी है 6872, है ना, 6800। अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए जब भी कोई संख्या होती है पूर्णांक में, है ना, तो दशमलव हमेशा क्या होता है कि लास्ट में जो अंक है, इकाई अंक है, उसके दाहिनी ओर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आपका दशमलव हो गया है। अब जब मानक रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं कि दशमलव के पहले केवल एक अंक होता है, यानी यहां से हम चलते हैं 1, 2 और 3 अंक छोड़ करके दशमलव हमारा कहाँ आता है, 6.872। अब गुणा 10 की घातांक, हमने यहाँ पर दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाया हुआ है, 1, 2 और 3, तो यहां पर घातांक आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब यहां पर हम बी वाला जो प्रश्न है करेंगे, 27,000। जब इसको लिखते हैं हम मानक रूप में, कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर भी दशमलव का है, ये दोनों लास्ट में होता है। अब इसे लिखना है मानक रूप में, तो मानक रूप का मतलब ये होता है कि दशमलव के पहले केवल एक अंक होता है। दशमलव का आना चाहिए 2 और 7 के बीच में आना चाहिए, चिन्ह लगा दिया, 2 और 7 के बीच, गुणा कर दिया 10। अब घातांक कितने लगाएंगे वो देखिए, यहां पर दशमलव है तो ये चलेंगे हम 1, 2, 3 और 4 अंक, हमने 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाया हुआ है, तो यहाँ पर घात आ जाएगी 8। तो हमारा जो मानक रूप क्या हो जाएगा, 2.73 गुणा 10 की घात, ठीक है। अगला प्रश्न है सरल करने का, 2 की घात ऋण 3 गुणा 4 की घात ऋण 1 कोष्टक भागित 2 की घात, है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 2 की घात ऋण 3 गुणा 4 की घात 1 और ये हमने लाया कोष्टक भागित 2 की घात, है ना। बॉडमास का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को
हल करते हैं, ठीक है ना। अब कोष्टक को हल करने के लिए क्या करेंगे, घात कैसी है, ऋणात्मक है ना। तो इस ऋणात्मक घात को हम क्या करेंगे, धनात्मक घात में परिवर्तित करेंगे। तो इसका जो आधार है इसका हम कर लेंगे गुणन, विलोम, क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 की घात गुणा 4 की घात ऋण 1 है, इस घात को भी हम करेंगे धनात्मक, इसका हो जाएगा 1/4 और घातांक 1 जो है ना, नहीं लगाते हैं, घातांक नहीं है मतलब 1 है, बटे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, ये आपको ध्यान देना है। आगे 2 की घात, ठीक है ना। चलिए अब इसे क्या करेंगे, आगे हल किस प्रकार से करते हैं देखिए। अब कोष्टक के अंदर 1/2 घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 को हमें 3 बार लिखना है, गुणा 1 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसके भागित है, भागित का मतलब क्या होता है, बटे में होता है, इसका सबका बटे आ जाएगा 2 की घात 6, यानी 2 का गुणा है ना 6 बार, मतलब 6 बार लिखेंगे इस प्रकार से 2 को गुणा के रूप में 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देखिए यहां पर हम गुणा करते हैं तो ये संख्या बन जाती है, हाँ इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके, अब ये हो गया देखिए 1/32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32 और 32 दूनी। अब देखिए यहां पर इसका बटा कुछ होता है 1 होता है, तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं 1/32, इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम 1/64, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा करते हैं, तो 64 में हम 32 का गुणा करते हैं, कितना आता है, यहाँ पर गुणा देंगे 12 के 2 हासिल का 1, 18 और 1 गुण, है ना, ये 2048 1/2048 और ये आपका हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, 2 की घात 0 धन 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। देखिए 2 की घात 0 धन 3 की घात 1 कोष्टक गुणा 3 की घात 2। हम जानते हैं कि जिस भी संख्या की घातांक 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, इसका मान हो गया 1। अब 3 की घात कितनी है, ऋण है, ऋण 1 है ना, इसका हम कर लेंगे गुणन प्रतिलोम, तो जगह 1/, फिर है ना, अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इन दोनों को हम गुणा 3 की घात 2। अब भिन्न की जोड़ यानी परिमेय संख्या जोड़ हम पहले कर चुके हैं, 1 और 3 का निकाला हमने एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती, 3 आ गया, 3 एकम 3 और 3 का वाला है 1 बार, 1 एकम, यहां पर आ जाएगा 4/3 गुणा, अब 3 की घातांक 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणा बटा 1। अब 3 से 3 हमने काट दिया, अब क्या बचा 4 तिया 12, ठीक है, ये चल गया। प्रश्न क्रमांक 11, यहां पर भी हमें मान याद करना है, क्या करना है, मान याद करना है। देखिए 1/5 इसकी घातांक है ऋण 2, अब ऋण 1/2 की घातांक है ऋण 3, कोष्टक में आगे 1/3 की घात, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं
कि भाई इसकी घात ऋणात्मक है, इसको हम क्या करेंगे, जो आधार है ना उसका कर लेंगे गुणन प्रतिलोम, ठीक है ना। ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में बदलने के लिए आधार का हम करते हैं गुणन प्रतिलोम। 1/5 का हो जाएगा 5/1। अब 5/1 मतलब बटाई लिखते नहीं है, यानी हमने 5 और इसकी घातांक हो गई, ठीक है ना, ऋण। इसी प्रकार से 1/2 की घात है ऋण 3, है ना। अब 1/2 का हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, तो जाएगा 2 की घातांक, ये होगी धनात्मक। अब इसे हमें पहले क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। उसके बाद में भागित, अब 1/3 की घात ऋण 2। अब इसकी घातांक कैसी है, ऋणात्मक है, इसको हम धनात्मक करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी 3 घातांक। हो गया आसान। चलिए तो आगे हल करते हैं। 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, ऋण 2 की घात 3 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना, भागित 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, ठीक है ना। अब 5 में 5 गुणा करते हैं 25 आता है, ऋण 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, भागित 3 गुणा 3, ठीक है ना। अब 25 में से 8 हमने क्या करा, माइनस कर दिया, घटा दिया, कितना आ रहा है, इसमें आगे घटाएंगे तो 17। अब 17 भागित 3 दिया 9। अब 17 भागित 9 का मतलब क्या होता है ना, 17 भागित 9 मतलब क्या हो जाएगा, 17 जाएगा, और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ए वाला है, बहुत आसान है, 0.1 2 3 4 5 बार सुने हैं, 5 बार सुनने, 1 2 3 4 और 7 और 8। अब देखिए यहां पर मानक रूप का नियम क्या है कि दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, ठीक है। ये दशमलव कहां जाएगा, ये जाएगा दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर कितने अंक छोड़ेगा, गिन लेंगे ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ेगा, है ना। तो दशमलव का आएगा 7 और 8 के बीच, गुणा 10। अब कितना अंक छोड़ा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो घातांक यहाँ आ जाएगी ऋण 6। ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव दाहिनी ओर जाता है इस तरफ, है ना, तो घातांक हमेशा आएगी ऋणात्मक, है ना। और जब दशमलव बाईं ओर जाता है तो घातांक आएगी धनात्मक, जैसा कभी नहीं पिछले प्रश्न अभी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम कर लेते हैं पार्ट 0.00000637, ठीक है। अब मानक रूप के लिए क्या होना चाहिए, मानक रूप का मतलब ये है कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। दशमलव का आएगा भैया 6 और 3 के बीच में आएगा, देखिए हम यहाँ पर इसको 6.7 गुणा 10 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब गिनेंगे कि दशमलव दाहिनी ओर जा रहा है, कितने अंक छोड़ के जा रहा है, 1 2 3 4 और 5 अंक छोड़ रहा है। 5 अंक छोड़ने के बाद में आया है, तो ये घात हो जाएगी ऋण 5, दाहिनी ओर जा रहा है इसलिए घात आएगी ऋणात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न सरल कीजिए, 25 गुणा टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा टी की घात ऋण 8। अब टी बराबर नहीं है जीरो के, मतलब टी जीरो नहीं है, जीरो छोड़ के अन्य संख्या, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको देख लीजिएगा, हाँ बहुत सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। टी घात 4, ठीक है, बटे 5 की घात हो गई ऋण 3, ठीक है ना, गुणा 10 गुणा
टी की घात हो गई, ठीक है। अब देखिए, हमने भी सीखा था कि यदि किसी भी संख्या की, है ना, घात ऋणात्मक होती है तो उसे हमें बदलना है धनात्मक में। क्या करते हैं? आधार का गुणन प्रतिलोम करते हैं। क्या करते हैं? आधार का गुणन प्रतिलोम। देखिए यहाँ यदि टी की घात ऋण 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/टी की घात 4, है ना, हो जाएगा 1/टी की घात 4। यानी ये जो आधार है इसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम। ये टी जो है ये नीचे आ सकता है ना, आएगा। सरल तरीका बताओ आपको। 25 गुना हमने लिखा, अब घात एक आ गया, नीचे हम लिखते हैं, तो टी की घात कितनी हो गई? 4 हो गई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टी की घात 4, घात 4 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे आते देखो, 5 की घात ऋण 3, है ना, ये 5 की घात क्या होती है? ऋण 3 होती है। अब इस घात को हमें करना है धनात्मक। 5 का बट्टा कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हो जाएगा 1/5 की घात 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/5 घात 3, यानी 5 कहाँ जाएगा? ऊपर चला, अंश में चला जाता है, तो जाएगा 5 की घात, ठीक है, गुणा 10 है, गुणा हमने लिखा 10। अब टी की घात ऋण 8 है, टी की घात ऋण 8 है। अब घात करना है धनात्मक, तो क्या हो जाएगा? 1/टी की घात, है ना। अब एक का गुणा हम 8 बार करते हैं, मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 8 बार लिख के करते हैं, तो उसका गुणन एक ही आएगा। तो 1/टी यदि है तो एक क्या यहाँ हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा टी की घात 8, है ना। तो इसका गुणन प्रतिलोम हो गया है ना। अब इसको आगे हम हल करते हैं, क्या होगा? देखिए यहाँ पर हम यदि इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 गुणा 1 को लिखने का मतलब नहीं है, 5 की घात 3 है, इसलिए देंगे हम 5 गुणा 5 गुणा, ठीक है, गुणा। अब टी की घातांक कितनी है? 8 है, ये हमने लिखा 8, है ना, और बटे में 8 है, मतलब भाग है, बटा मतलब कि भाग हो गया। तुमने देखा था अभी नियम कि जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है तो जुड़ता है, और भाग की क्रिया में घटेगा। यहाँ 8 ऋण 4 हो जाए, हो गया। अब बटे क्या हो गया यहाँ पर? 10, क्योंकि ये यहाँ चला गया ना। अब 10 हो गया, काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर, है ना, अन्य कोई संख्या नहीं कट रही है। अब नहीं कट रही है तो क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। 25 का गुणा हम करते हैं 5 में, 125 आता है, और 125 में हमने 5 गुणा किया, कितना जाएगा? 600 आएगा, 625, है ना, गुणा टी। अब टी घातांक कितनी जाएगी? 4, क्योंकि 8 में से 4 घटेगा, तो ये हो जाएगी 4 बटे, ठीक है ना, हो जाएगा। अब यदि आप चाहें इसे हम दशमलव हल करना चाहते हैं तो इसको हम दशमलव हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, यदि दशमलव करेंगे तो 312 हाँ, 312.5 की घात, इसका आंसर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घात 2x घनित भागित 25 बराबर 125, तो हमें 100 मान ज्ञात, ठीक है ना। कैसे करेंगे? इसको भी हम आसान तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो 5 की घात हो गई है 2x भागित 25, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 5 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा? 125। वैसे 125 को भी हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 के रूप में, है ना, ये लिख देंगे 5 की घात 3, क्योंकि 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125। अब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान है और उनके बीच में भाग की क्रिया हो रही है। तो जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातांक के आपस में हट जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, अब घातांक हो गई आपकी 2x धन 1, घटेगा मतलब घटाव चिन्ह लगा दिया, ऋण का चिन्ह, बराबर 5 की घात। ठीक है ना। अब 5 की घात हो जाएगी 2x। अब देखिए एक में से हम 2 घटाएंगे, एक में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, ऋण 1 आएगा, ऋण 1 बराबर 5 की घात। हो गया। अब चूंकि नियम क्या है कि दोनों ही पक्षों में जब आधार समान होते हैं, है ना, ये पक्ष 2 हो गए, ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। तो जब दोनों ही पक्षों में आधार समान होते हैं तो उनकी घातांकें भी समान हो जाती है। आधार समान है दोनों के तो घातांकें भी समान हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर 2x ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कर देंगे पक्षांतर, 2x बराबर 3, 1, 2x बराबर 3 और 1 कितना होता है 4, x बराबर 4/2। अब 4 तो 2 से हम भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 2 4, यहाँ पर जाएगा x बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने x मान ज्ञात करना था, हम ज्ञात कर लिया है और यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm यानी 20 मिलीमीटर है और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना। अब देखिए कि यहाँ पर जो गणित की पुस्तक है उसकी मोटाई कितनी है 20 mm मिलीमीटर, और हम जानते हैं कि मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा, ठीक है। मिलीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर से बड़ा होता है और सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो तुलना हमेशा क्या होती है समान राशि में तुलना होती है। तो दोनों मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। या तो मिलीमीटर को बदल लें हम सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को बदल लें मिलीमीटर। तो हमें तुलना किससे करनी है कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई, है ना। इससे करनी होनी चाहिए। तो गणित की पुस्तक की मोटाई कितनी हो जाएगी, यह तुलना क्या हो जाएगा कि हम देंगे गणित की पुस्तक की, गणित की पुस्तक की, ठीक है, बटे। अब जिससे तुलना करनी है ना वो क्या आएगा बटे में आ जाएगा। हमें तुलना किसे करनी है कागज की मोटाई से, क्या करना है कागज की मोटाई से, ठीक है ना। ये तुलना कर देखिए। अब गणित की जो पुस्तक है उसकी मोटाई कितनी है 20 मिलीमीटर यानी 20 mm और कागज की मोटाई है 0.0016 सेंटीमीटर। अब ध्यान ही देना है कि देखिए या तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर वाली मिलीमीटर में या फिर मिलीमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। और जब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना होता है तो उसमें उसके कितने छोटे मात्रक हैं उसका गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 20 बटे, है ना, 0.0016 में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर, ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों राशि हो जाएगी mm में, हो गई। अब इसको यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं 20 बटे, हाँ कितना हो गया 0.0016 गुणा 10। अब दशमलव हटाना है ना तो क्या करेंगे ऊपर हम यहाँ पर लिख देंगे 1
वो दशमलव कितने अंक हैं? 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ 4 शून्य लगा देते हैं, 3 और ये 4। अब दशमलव हट गया, यानी ये संख्या हो गई 16। लास्ट में शून्य है, ये हमने शून्य से काट दिया, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2, 2 आठे, ठीक है ना। अब 8 से इसे उगाड़ देंगे, 8 एकम 8, देखिए 8 एकम 8, बचे कितने? 2, 20 हो गए। 8 दूनी 16, ये 4, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1250 है ना। तो यहाँ पर अब तुलना हो गई है, जिसको हम लिख सकते हैं अनुपात के रूप में भी 1250 अनुपात 1, ठीक है ना। ये आपका इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं वो आपको अच्छे समझ आगे होंगे, और यदि समझ आ गए हैं तो अब हम आसानी से पूर्णांक घात वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की सामग्री आपको अवेलेबल हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।